हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि रक्त क्या होता है, रक्त का संगठन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, जीवन काल क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं जिसका नाम है आपका रक्त स्कंदन, या कह सकते हो आप रक्त का थक्का या फिर ब्लड क्लॉटिंग। ये रक्त स्कंदन क्या होता है, रक्त का थक्का क्या होता है, या ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। तो आपने नॉर्मली देखा होगा जब भी हमें चोट लगती है तो उसके 2 से 3 मिनट बाद क्या होता है, रक्त जहाँ पे इकट्ठा होता है धीरे धीरे जमना प्रारंभ हो जाता है। वहाँ पे एक रेड कलर का स्पॉट बनने लग जाता है जो स्टार्टिंग में आपका सॉफ्ट दिखाई देता है, मैं थोड़ी देर बाद वो टाइट हो जाता है। वही सारी क्रिया क्या होती है, आपकी रक्त स्कंदन कहलाती है। और इस क्रिया में कौन कौन से कारक कार्य करते हैं, उन कारकों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। तो इस क्रिया में बेसिकली 13 कारक जो होते हैं रक्त स्कंदन में सहायक होते हैं, तो जिसकी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। जिसमें पहला कारक है आपका फाइब्रिनोजन। ये एक तरह की प्रोटीन होती है जो रक्त स्कंदन में सबसे मुख्य होती है। ये क्या होती है, फाइब्रिनोजन, जो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में किस में बदलती है, फाइब्रिन में बदलती है। ये कैसी अवस्था में होती है, तनु अवस्था में होती है। ये बहुलीकृत होकर क्या बदलती है, फाइब्रिन में बदलती है, जो एक जालनुमा संरचना बनाती है जिससे आपका लास्ट में रक्त का स्कंदन होता है। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, जो क्या होता है, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है। ये कैसा रूप होता है, निष्क्रिय होता है, और ये कैसा रूप होता है, इसका सक्रिय रूप होता है। अगले की बात करें तो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, जो प्रोक्रमेटिन कारक की सहायता से किस में बदलता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन से बदलता है। चौथा है कैल्शियम आयन, जो किस में सहायता करता है, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलने में सहायता करता है। अगला है आपका प्रोएक्सिलरीन, ये किस में क्या सहायता करता है, ये भी सेम उसी में सहायता करता है जिसमें कैल्शियम आयन सहायता करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलेगा। फिर आपका एक्सिलरीन है, जिसका कार्य क्या होता है, प्रोएक्सिलरीन को सक्रिय रूप में परिवर्तित करने का कार्य होता है। उसके बाद है आपका प्रोकर्मेटिन, इसका कार्य भी वही है, कैल्शियम आयन और प्रोएक्सिलरीन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित करेगा। आगे चलते हैं, 8वां कारक आता है अपना एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। इसका कार्य क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन के सक्रिय रूप में लाने में सहायता करता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हीमोफीलिया रोग हो जाता है। अगला है आपका क्रिसमस कारक। क्रिसमस कारक क्यों नाम दिया गया, तो क्रिसमस नामक व्यक्ति में इसकी खोज की गई थी। इसका कार्य क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायक होता है। अगला है स्टुवर्ट कारक, इसका कार्य वो भी है थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायक, सेम कार्य दोनों का। 11वें नंबर पे आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्वक, जो हैंगमैन द्वारा सक्रिय होकर थ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होता है। तो थ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये कारक कहाँ कार्य करेगा, यहाँ कार्य करेगा। किसके द्वारा सक्रिय होगा, हैंगमैन कारक, जो आपका अगला कारक है उसके द्वारा सक्रिय होगा। हैंगमैन कारक का कार्य क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक हो गया। लास्ट है आपका फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक, जो क्या करेगा, आपके घुलनशील फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित करेगा। तो 13 कारक होते हैं जो मिलके किसका करते हैं, आपका रक्त स्कंदन का कार्य करते हैं। रक्त स्कंदन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था आपको, होवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो ये तो बात हो गई कारक की, भाई कौन कौन से कारक कार्य करते हैं। अब हम बात करें क्रियाविधि की, रक्त की क्रियाविधि होती कैसे। जैसे आपको पता चलता है कि आपको चोट लगी, तो सबसे पहले चोट लगने पे क्या होगा, जो उस स्थान पे क्या होगा, टिश्यू जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। उस स्थान पे जो ब्लड वेसल्स होगी वो नष्ट हो जाएगी, और इनके नष्ट होने से क्या होगा, आपके घाव से ब्लड बहने लग जाएगा। ये सबसे पहला चरण होता है। तो इस तरह से 2 या 3 चरणों में रक्त की क्रियाविधि पूर्ण होती है स्कंदन की, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आप हेडिंग डालेंगे रक्त स्कंदन की क्रियाविधि। जिसमें आपका प्रथम चरण, इसमें क्या होगा, क्षतिग्रस्त उत्तक या घाव, और दूसरी चीज़ क्या होगी, प्लेटलेट्स
का टूटना। यहाँ पे क्या टूटेगी आपकी रक्त नलिकाएं जो होती हैं। तो प्रथम चरण में क्या होगा, क्षतिग्रस्त ऊतक या घाव होगा जिसमें रक्त नलिकाएं टूटेंगी, प्लेटलेट्स टूटेंगे। इनके टूटने से होता क्या है, इसके टूटने से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है और इनके टूटने से होता है पेटलेस फैक्टर थर्ड मुक्त होता है। ये दो चीज़ मुक्त होती है इनके टूटने से। इन दोनों चीज़ क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ कैल्शियम आयन की उपस्थिति में किसका निर्माण करती है, तो प्रथम चरण में क्या हुआ, ऊतक क्षतिग्रस्त हुआ, प्लेटलेट क्षतिग्रस्त हुए। ऊतक के क्षतिग्रस्त होने से क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त हुआ। इसके क्षतिग्रस्त होने से क्या हुआ, प्लेटलेट कारक थर्ड मुक्त हुआ। दोनों कैल्शियम की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, ये क्या कार्य करता है, हिपेरिन का नियमन करता है। अगर हिपेरिन के बारे में आप जानते होंगे तो हिपेरिन एक तरह का पदार्थ होता है जो कहाँ पाया जाता है, जब आपके रक्त वाहिनिकाओं में पाया जाता है, जो क्या कार्य करता है, रक्त स्कंदन को जमने में सहायता नहीं करता है। मतलब कि जब आपका ब्लड है रक्त वाहिनियों में बहता है, अगर वो जम जाएगा तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हिपेरिन क्या कार्य करता है, आपके रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने नहीं देता है। मगर जैसे ही वो रक्त वाहिनी नलिकाएं टूट गई तो ब्लड बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये हिपेरिन का नियमन करेगा। अगर इसका नियमन नहीं करेगा तो आपका रक्त का स्कंदन नहीं होगा और रक्त कंटिन्यू बहता रहेगा, जिससे आपके ब्लड लॉस से मृत्यु तक हो सकती है। तो सबसे पहले कार्य क्या होगा, हिपेरिन का नियमन करेगा। अब इसके आगे आपका चलेगा द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण में प्रोथ्रोम्बिनेज किस पे क्रिया करेगा, यहाँ क्रिया करेगा। प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज करेगा, ये सक्रिय रूप में चेंज करेगा, जिसका सक्रिय रूप होता है थ्रोम्बिन। तो द्वितीय चरण में क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन पे कौन क्रिया करेगा, आपका प्रोथ्रोम्बिनेज क्रिया करेगा, जिससे क्या होगा, थ्रोम्बिन का निर्माण होगा। अगला आएगा आपका तृतीय चरण। अब इस तृतीय चरण में क्या होगा, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, उस पर कौन क्रिया करेगा, आपका थ्रोम्बिन क्रिया करेगा। किस में चेंज करेगा, इसको फाइब्रिन में चेंज करेगा। तो ये कैसा होता है, घुलनशील अवस्था में होता है। ये कैसा होता है, जाल अवस्था में होता है। तो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन किसको चेंज करेगा, फाइब्रिन में चेंज करेगा। उसके बाद क्या होगा, इसकी बहुलीकरण की क्रिया होगी, जिसके एक से ज़्यादा फाइब्रिन के अणु बनेंगे और वो अणु आपस में क्या करेंगे, वो अणु आपस में जुड़ के आपका जो भी घाव है उसके ऊपर एक जालनुमा संरचना बनाएंगे, जिसमें आपकी जो रक्त नलिकाएं हैं वो फंस जाएगी और आपका रक्त का स्कंदन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा कि रक्त के कारक क्या कौन कौन से होते हैं। रक्त स्कंदन में 13 कारक कार्य करते हैं। मुख्य कारक क्या होता है, आपका फाइब्रिनोजन होता है, जो कैसा होता है, तरल अवस्था में होता है, जो कैसे बदलता है, फाइब्रिन में बदलता है, जो कैसा होता है, तंतु में होता है। तो इसमें कौन कौन से चरण होते हैं, क्रियाविधि में प्रथम चरण होता है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले ऊतक क्षतिग्रस्त होगा, रक्त नलिकाएं टूटेंगी तो उनसे क्या निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा। प्लेटलेट्स टूटेंगे तो क्या निकलेगा, प्लेटलेट्स फैक्टर थर्ड निकलेगा। दोनों कैल्शियम आयन की उपस्थिति में किसका निर्माण करेंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज काइनेज एंजाइम का निर्माण करेंगे, जो द्वितीय चरण में क्या क्रिया करेगा, पहला तो हिपेरिन का नियमन करेगा जो रक्त के स्कंदन को रोकता है। दूसरा, प्रोथ्रोम्बिन जो निष्क्रिय अवस्था में उसको क्या सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित करेगा। फिर थ्रोम्बिन क्या कार्य करेगा, तृतीय चरण के अंदर फाइब्रिनोजन पे क्रिया करेगा और उसको किस में बदलेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा। ये कैसी अवस्था होती है, घुलनशील अवस्था होती है। ये कैसी अवस्था होती है, अघुलनशील होती है। इसके बाद इसका बहुलीकरण होगा, जिससे फाइब्रिन के एक अणु से और अधिक अणु बनेंगे। वो सारे अणु क्या करेंगे, एक जालनुमा संरचना किसके ऊपर बनाएंगे, आपके क्षतिग्रस्त ऊतक के ऊपर बनाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका रक्त का बहना रुक जाएगा।
तो यहाँ तक कि ये संपूर्ण क्रिया कहलाती है रक्त का स्कंदन, रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी पे भी आप या कमेंट बॉक्स में सेक्शन में क्वेश्चन लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।